अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और यकीनन आप इस वक्त हमारे आज के लेक्चर का इंतज़ार कर रहे होंगे और यकीनन मेरी आवाज़ सुनने के लिए बेताब होंगे। तो मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर नाउ। आपको बिल्कुल ये वाली स्लाइड याद होगी। इस वाली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी वो ये की थी कि बल्कि डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन के ऊपर मौजूद है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो डाटा स्टोर किया जा रहा है और हम लोगों को उस डाटा को जो है वो एनालाइज करना है। उसका जो एनालिसिस है वो एक मेजर प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भी? हम उस डाटा बल्कि डाटा में से जो है पैटर्न डिस्कवरी करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, प्रिडिक्शन करना चाहते हैं फ्यूचर की, साइंटिफिक इंसाइटमेंट्स जो है वो उसमें से निकालना चाहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों हमने बहुत सारी जो है वो बातें कैटेगरीज के हवाले से भी की थी। तो हमने कहा था कि जो डाटा है उसकी बेसिकली बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लाइक स्ट्रक्चर डाटा होता है, एक हमारे पास अनस्ट्रक्चर डाटा होता है, इसी तरह से सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है। तो डिफरेंट तरह के डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक अहम एग्जाम्पल मैंने आपको चर्न प्रेडिक्शन की दी थी। बेसिकली चर्न प्रेडिक्शन क्या होता है? चर्न प्रेडिक्शन एक सिचुएशन है जिसमें फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं और हमारा कस्टमर जो है वो कल को हमें छोड़कर जाने वाला है, तो हम पहले वक्त से पहले ही उसके बारे में प्रेडिक्शन कर देते हैं कि जी ये वाला पर्सन जो है, ये वाला कस्टमर हमें छोड़कर दूसरी हमारा जो कंपटीटर है उसकी तरफ जो है मूव कर जाएगा। लिहाजा हम लोगों को उसको फैसिलिटेट अच्छे तरीके से करना ताकि वो हमारा जो कस्टमर जो हमारे साथ है वो हमें छोड़कर किसी और के पास ना जाए। ठीक है। और कस्टमर की रिटेंशन के ऊपर उतना पैसा नहीं लगता जितना कस्टमर नए कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना के ऊपर ज्यादा पैसा लगता है। लिहाजा हर कंपनी ये चाहती है कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, जो उनके पास ऑलरेडी प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करें और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा पैसा लगाकर उनको जो है वो हासिल करने के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े। ठीक है। एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पर दी थी कि डाटा माइनिंग से हमें ये फायदा हो सकता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डाटा को जो है वो एनालिसिस अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसमें से पैटर्न डिस्कवरी करेंगे जिसकी वजह से जो हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब प्रिडिक्शंस के बाद जो है वो हम अपने बिजनेस को जो है वो मजीद और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब आज की जो स्लाइड है वो बेसिकली हमारी है डाटा माइनिंग की डेफिनेशन के हवाले से। अब डाटा माइनिंग जो है वो बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करने से पहले हम जल्दी से इसकी एक छोटी सी एग्जांपल को चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास एक छोटी सी पिक्चर बनी हुई सामने नजर आ रही होगी जिसमें एक येलो कलर का शर्ट पहने हुए एक लड़का खड़ा है जो कि बकेट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स को भर भर के एक स्लाइड के ऊपर फेंक रहा है और वो जो स्लाइड के ऊपर ये जो ब्लॉक्स हैं वो स्लाइड लेते हुए बिल्कुल एक मशीन के अंदर आकर गिरते हैं और वो मशीन जो है वो रिफाइनरी मशीन है। वो रिफाइनरी मशीन क्या कर रही है जी, उन तमाम ब्लॉक्स को जो है वो कैटेगराइज कर रही है। लाइक ये ब्लॉक्स हैं, ये सर्कल्स हैं या ये जो बॉल्स हैं। ठीक है। और ये वाले जो है ऑरेंज कलर की ट्राइंगल और आपकी जो है वो डिफरेंट स्केयर्स हैं या स्केयर ब्लॉक्स हैं या ट्राइंगल्स हैं या आपके पास जो है ये मुख्तलिफ तरह की बॉल्स हैं या ओवल शेप्स हैं जो ऑरेंज कलर की होंगी, उनको बिल्कुल अलग अलग, जो एक जैसी मिलती जुलती जो शक्लें होंगी उनको अलग करता चला जा रहा है। उनके कलर्स की बिना पे भी वो उनको कैटेगराइज कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यही एक हमारा जो प्रोसेस हमने इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ये हमारा डाटा माइनिंग का प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में जो है डाटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लॉक्स हमारे पास सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं येलो वाले शर्ट वाले पर्सन के पास में पड़े हुए जिनको बकेट में भर भर के जो है वो स्लाइड को फेंक रहा है, ये बल्कि हमारे पास ब्लॉक्स हैं, बल्कि डाटा है फॉर एग्जांपल। और इस डाटा को जो है वो एक खास रिफाइनरी मशीन के अंदर जो है वो डाल रहा है और वहां से जो है वो उस डाटा को कैटेगराइज करके अलग-अलग करके उसमें से साइंटिफिक इंसाइटमेंट्स और जो है उसके पैटर्न्स को जो है वो कैटेगराइज करके जो है वो उस डाटा को एज अ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया जाएगा।
अच्छा, एक बात यहाँ पर हमने जल्दी से चेकआउट करनी है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, डाटा इज रिच। रिच का मतलब यहाँ पे क्या है कि डाटा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो कम क्वांटिटी में होती है। क्यों कम क्वांटिटी में होती है? क्योंकि हमने जब डाटा को देखना है तो डाटा के अंदर बहुत सारा मीनिंगलेस डाटा मौजूद होता है, जो कि हमारे काम का नहीं होता, ठीक है ना। हम उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए जो जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज करते हुए हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। हमें इन प्रिडिक्शंस को करने के लिए अपने इस डाटा के अंदर से साइंटिफिक इंसाइटमेंट्स निकालना पड़ती है, इंसाइट्स निकालना पड़ती है। इससे मुराद क्या है? मुख्तलिफ डिस्कवरीज करना पड़ती है इस डाटा के अंदर से, ताकि उसको हम इस्तेमाल कर सके अपने मुख्तलिफ तरह के डिसीजंस को लेने के लिए, ठीक है। और इसमें से मुख्तलिफ पैटर्न डिस्कवरीज करेंगे तो ही हम जो है वो अपने डिसीजंस जो है वो डिसीजन मेकिंग की जो है पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मुस्तकबिल के बारे में जो है प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आने वाला कल हमारा इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड अगर हम ये कहते हैं कि डाटा इज रिच, तो डाटा का मतलब क्या है कि बल्कि डाटा होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्वांटिटी में कम होती है, इसलिए हम उसको इन्फॉर्मेशन इज पुअर का वर्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अभी हम मजीद इसको एक और एग्जांपल के साथ जो है अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जमीन के नीचे से तेल निकालना चाहते हैं, तो जब हम तेल को जमीन के नीचे से निकालते हैं तो उसमें ऑयल और मर्ड दोनों मिक्सड होते हैं। लेकिन जब हम उसको रिफाइनरी मशीन में डालते हैं तो ऑयल और मर्ड, रिफाइनरी मशीन क्या करती है, ऑयल और मर्ड दोनों को अलग अलग कर देती है। और फिर यकीनन आपको मालूम होगा कि मर्ड हमारे काम की नहीं होती, मिट्टी हमारे काम की नहीं होती। हमारे काम का क्या होता है? ऑयल होता है, जिसको हमने मजीद आगे फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करना होता है मुख्तलिफ तरह के अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ये बात करूं डाटा माइनिंग की, तो डाटा माइनिंग की जो डेफिनेशन है पहले जरा उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न्स फ्रॉम द ह्यूज डाटा सेट। ह्यूज डाटा सेट से मुराद हम क्या लेते हैं कि बल्कि डाटा सेट है और उसमें से आपने वो पैटर्न्स निकालने हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं, ठीक है। उनमें वो तमाम फायदे आपको दे सकते हैं जिनके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आप अपने डाटा के अंदर से जो है वो खास जो है वो डिस्कवरीज कर सकते हैं, जिसको हम साइंटिफिक इंसाइटमेंट्स कहते हैं, जिसको आप मजीद अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं डाटा माइनिंग की, तो डाटा माइनिंग आपको कहाँ कहाँ पे नजर आती है। लाइक अगर मैं यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करूं तो यूट्यूब जो है वो हमें बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड करता है। लाइक अगर मैं एक यूट्यूब की यूजर हूं तो मैं यूट्यूब को जो फर्स्ट टाइम यूज करूंगी तो मैंने कुछ वीडियोज वगैरह यूट्यूब के ऊपर से देखी, तो यूट्यूब जो है ना मेरी उन वीडियोज को, जो मेरी हिस्ट्री है, मेरी हिस्ट्री के मुताबिक जो वीडियोज मैंने देखी है, उन हिस्ट्री को यूज करते हुए, मेरी प्रीवियस हिस्ट्री को यूज करते हुए मुझे कुछ वीडियोज रिकमेंड करता है, ताकि फ्यूचर के अंदर जब मैं लॉगिन करूं तो जब भी मैं अपनी यूट्यूब को खोलूं तो मेरे सामने वैसी ही वीडियोस आए जैसी मुझे पसंद है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से यूट्यूब ये चाहता है कि वो अपने यूजर्स को जो है वो फैसिलिटेट करे और यूजर को जो है उसकी पसंद की चीजें उसके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी जाए। अब इसी तरह आप अंदाजा लगा लें कि अगर मैंने एक खास किस्म की वीडियो देखने के लिए अगर यूट्यूब को खोला है तो यूट्यूब की होम स्क्रीन के ऊपर मुझे इतनी सारी वीडियोस वो सारी नजर आएंगी जो मेरी अपनी पसंद की है। अगर मैंने 5 मिनट के लिए यूट्यूब को यूज करना था, वहां पर जब मैं अपनी पसंदीदा वीडियोस देखती जाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने घंटों मैंने यूट्यूब को इस्तेमाल कर लिया। तो यूट्यूब अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को यूज करते हुए बहुत सारा पैसा अपना जो है वो कमा रही है, ठीक है। इस तरह नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम है। नेटफ्लिक्स भी जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह की वीडियोस वगैरह, मूवीज वगैरह नजर आती है। वहां पे भी जो है वो रिकमेंडेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है नेटफ्लिक्स। वो क्या करता है जी, देखिए आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की वीडियोस, मूवीज वगैरह जो है बनाई जाती हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा प्रीवियस हिस्ट्री जो है ना उसको इस्तेमाल करके डिसीजंस लिए जाते हैं कि ये वाला ड्रामा बनाया जाए, ये वाला ड्रामा बनाया जाए। उसके लिए देखा जाता है कि अगर आप एक ड्रामा जो है वो चलाना चाहते हैं टीवी के ऊपर या अपने फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स जो है वो एक वीडियो मूवी जो है वो अपना चलाना चाहता है अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों के लिए, तो वो पहले ये देखता है कि ये वीडियो वक्त से पहले ही वो प्रेडिक्शन कर लेता है कि ये वाली वीडियो जो है वो मेरी पसंद की जाएगी लोगों की तरफ से।
क्यों पसंद की जाएगी? क्योंकि ये इस तरह की वीडियोस जो है वो इससे इतने बजे से लेकर इतने बजे के टाइम के दरमियान में लोग ज्यादा देखते हैं। लाइक जो ये आपके सीरियल ड्रामाज होते हैं उनको लोग जो है ज्यादा देखते हैं 8 से 9 बजे के दरमियान में। लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि वो जो ड्रामा आने वाला है वो ड्रामा अगर तो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर का है, ठीक है ना। और एक और बात वो ये माइंड में रखता है कि अगर बहुत सारे पहले ड्रामाज जो है वो एक प्रोड्यूसर ने बनाए थे और उसके वो तमाम ड्रामाज जो है वो सुपर हिट गए थे और वो 8 से 9 बजे के दरमियान में चलाए गए थे, तब इसी वजह से वो जो है सुपर हिट भी गए थे। लिहाजा जब वो एक नया ड्रामा नेटफ्लिक्स वाले फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो वो इस बात को माइंड में रखेंगे कि अगर हमारा एक प्रीवियस प्रोड्यूसर जो है वही दोबारा एक नया ड्रामा बना रहा है तो और उस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा वो पहले से लगा लेते हैं कि अगर हम इस ड्रामे को 8 से 9 बजे के दरमियान में लगाएंगे तो ये बहुत हमें जो है वो रेवेन्यू कमाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो नेटफ्लिक्स जो है वो अपने एक तरफ से इस तरह से भी वो अपना जो है वो पैसा कमा रहा है कि वो यूजर्स को कोई भी डाटा दिखाने के लिए पहले उसकी टाइमिंग्स का भी हिसाब रखता है, लोकेशंस का भी हिसाब रखता है कि किस कंट्री के अंदर कौन से वाले लोग किस तरह की वीडियोस को ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जो है अगर मैं फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की यूजर हूँ तो मैं जितनी दफा वीडियोस को देखूंगी कौन कौन सी वीडियोस में देखती हूँ वो मेरी हिस्ट्री को यूज करके मुझे मूवीज वगैरह सॉन्ग्स वगैरह वैसे के वैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा जिस तरह के मुझे पसंद होंगे, ठीक है ना। और इससे फायदा नेटफ्लिक्स भी उठा रहा है। सेम इसी तरह से अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन वो वेबसाइट है जहां पर आपको मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स को खरीदने की जो है फैसिलिटी मिलती है। तो अमेजोन भी रिकमेंडेशन सिस्टम को यूज करता है। अब रिकमेंडेशन सिस्टम में वो क्या करता है, भी लास्ट टाइम मैंने जो चीजें खरीदी थी उन चीजों को जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। और फिर वो कोशिश ये करेगा कि लास्ट टाइम मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लास्ट टाइम जो है वो अमेजोन से जो है वो एक स्पीकर खरीदा और स्पीकर के साथ ही मैंने जो है वो एक माइक भी खरीद लिया, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो कोशिश करेगा कि अगर ये स्पीकर खरीदने लगा है तो इसको साथ ही जो है वो माइक की ऑप्शन भी दे दो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। तो अमेजोन जो है वो भी रिकमेंडेशन सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इसकी अहम एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको ये दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाती हूँ और मैं वहां पर फॉर एग्जांपल अल्फता जाती हूँ तो मैं वहां पर जो है वो एक शैम्पू पसंद करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं उस शैम्पू के साथ जो है वो एक खास किस्म का कंडीशनर हर दफा खरीदना पसंद करती हूँ। तो वो कोशिश करेंगे कि वो देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर वाले कि कौन से वाले शैम्पू के साथ में पिछले 1 महीने के अंदर कितने लोगों ने कौन से वाला कंडीशनर खरीदा, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों की जो चॉइस है उसको साथ साथ रखें। लाइक अगर ये वाला फॉर एग्जांपल यूजर ने सनसिल्क शैम्पू के साथ जो है वो दूसरा आपका सनसिल्क का कंडीशनर जो है वो पसंद किया है तो वो उसको उसके साथ रखेंगे। अगर उन्होंने सनसिल्क के साथ जो है वो डव का कंडीशनर पसंद किया तो वो डव को सनसिल्क के साथ रखेंगे, शैम्पू के साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से इंसाइटमेंट्स निकालने के बाद हमारा बिजनेस इंप्रूव कर सकता है। हम वक्त से पहले प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि ये वाला कस्टमर अगर हमारे पास आएगा तो वो इस तरह की चीजों को ज्यादा लाइक करेगा, लिहाजा उसकी जरूरत के तहत वो तमाम चीजें हम ऑर्गेनाइज उसकी जरूरत के तहत करेंगे ताकि हमारा जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट हो और जैसे वो अंदर आए और आते साथ ही वो अपनी शॉपिंग करना शुरू करे, अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के बाद वो कम से कम टाइमिंग में अपनी शॉपिंग करके चला जाए। तो यूजर चूंकि हर बंदे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लिहाजा हर बंदा चाहता है कि वो अपना टाइम जो है वो सेव कर ले, ठीक है। इसलिए डाटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये आपकी कई सालों के प्रीवियस डाटा को भी यूज करके जो है वक्त के साथ साथ आपको प्रेडिक्शंस देने में हेल्प करेगी। राइट, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड के ऊपर हमने बेसिकली जो है वो डेफिनेशंस पढ़नी है। 3 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। तो सबसे पहले जरा इन्वर्टेड कोमास वाली जो डेफिनेशन है उसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ द प्रोसेस दैट फाइंड स्मॉल सेट ऑफ प्रीशियस नगेट्स फ्रॉम ग्रेट डील ऑफ रॉ डाटा, मतलब एक बहुत बल्कि डाटा है। लाइक अगर आप इस साइड के ऊपर देखेंगे मुख्तलिफ हार्ड डिस्क ही है समझ लें, जहाँ पे मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो स्टोर्ड है और हर इट माइट पॉसिबल मोर देन 1 प्लेसेस के ऊपर एक जैसा डाटा मौजूद हो, ठीक है, रिडंडेंट डाटा मौजूद हो। और इसके अलावा जो है मल्टीपल डाटा भी मौजूद हो सकता है और यकीनन मल्टीपल डाटा भी होता है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला नगेट
डाटा में से निकालते हैं, रॉ डाटा में से निकालते हैं। अब नगेट का वर्ड आपने सुना होगा, आप समझते होंगे कि नगेट पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई खाने वाली चीज़ है, चिकन वाला नगेट, ये वाला नगेट, ठीक है। तो ये वो नगेट नहीं है। यहाँ पे जो नगेट है इससे मुराद हम लेते हैं इंफॉर्मेशन नगेट, लाइक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एक छोटा सा चंक जो है वो इंफॉर्मेशन का जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं बल्कि डाटा में से। इस सारे प्रोसेस को हम डाटा माइनिंग कहते हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी पहली डेफिनेशन जो है वो जल्दी से चेक करती हूँ, द एंटायर प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ कंप्यूटर बेस्ड मेथोडोलॉजी, मतलब पूरी कंप्यूटर की तमाम मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए, इंक्लूडिंग न्यू टेक्निक्स और न्यू वाले टेक्निक्स को यूज करते हुए, फॉर डिस्कवरिंग, अगर हम डाटा के ऊपर उनको अप्लाई करें किस मकसद के लिए, डिस्कवरिंग नॉलेज, डाटा में से नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए। अब नॉलेज से मुराद हम इंफॉर्मेशन ही लेते हैं, मतलब अपने बल्कि डाटा में से जो है इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए अगर हम अपने कंप्यूटर्स की तमाम मेथोडोलॉजीज को, न्यू टेक्निक्स को जो है वो अप्लाई करें डाटा के ऊपर ताकि उसमें से नॉलेज डिस्कवरी कर सकें, तो इसको हम डाटा माइनिंग कहते हैं, ठीक है। और डाटा माइनिंग की जो थर्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो ब्लू कलर के साथ यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। डाटा माइनिंग इज ए सर्च फॉर न्यू वैल्यूएबल एंड नॉन ट्रिवियल इंफॉर्मेशन इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब बहुत बल्कि डाटा में से जो है वो आपने बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन जो पहले कभी आपने नहीं हासिल की थी, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए रखती है और नागुज़ीर है, आप उस इंफॉर्मेशन के बगैर आपका बिजनेस नहीं चल सकता, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को निकालने में आपको हेल्प करती है डाटा माइनिंग, राइट। ये एक प्रोसेस ही होता है। जी, उसके बाद हम कुछ चेक करते हैं कि डाटा माइनिंग जो है, ये हमने कहा ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को माइन करते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब उस डाटा माइनिंग के प्रोसेस के दरमियान में हमें बहुत सारे चैलेंजेस को जो है फेस करना पड़ता है। वो चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉइजी एंड इनकम्प्लीट डाटा, लाइक बहुत बल्कि डाटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेस के ऊपर पड़ा हुआ है और रिडंडेंसीज में मौजूद है, मतलब रिडंडेंसी का मतलब है मोर देन वन लोकेशन के ऊपर एक जैसा डाटा मौजूद है, ठीक है। और उसमें से बहुत सारा डाटा ऐसा है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है और वो जो मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डाटा जिसमें मीनिंगलेस डाटा मौजूद हो उसको हम नॉइजी डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉइजी डाटा कहते हैं, ठीक है। और अब वही इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नॉइजी डाटा के साथ है, मतलब मीनिंगलेस डाटा के साथ मौजूद है, वो इट माइट बी पॉसिबल समटाइम इनकम्प्लीट भी होती है। कहीं पे थोड़ा सा चंक पड़ा, कहीं पे थोड़ा सा चंक पड़ा, कहीं पे थोड़ा सा चंक पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हमारा डाटा लोकेट कर रहा है, लाइक डाटा इज स्टोर्ड अक्रॉस डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस। मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हमारा मुख्तलिफ डाटा जो है वो लोकेट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। अब नेटवर्क के थ्रू आप मुख्तलिफ लोकेशंस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब जब नेटवर्क के थ्रू मुख्तलिफ लोकेशंस को एक्सेस करते हैं तो फिर आपको नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो एक मेजर प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि आप जाहिर बात है, फॉर एग्जाम्पल कुछ डाटा आपका फैसलाबाद में पड़ा हुआ है, लाइक अगर मैं नादरा की एग्जाम्पल ले लूँ, नादरा कोई लड़की नहीं है, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों को जो है वो सीएनआईसी कार्ड वगैरह जो है वो अलॉट करती है, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नादरा की एग्जांपल लेती हूँ तो नादरा के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं, लाइक फैसलाबाद के अंदर भी उसके फ्रेंचाइजीज हैं, उसके लाहौर में भी फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर उनकी कोई ना कोई एक फ्रेंचाइज जो है वो मोर देन वन फ्रेंचाइजीज मौजूद होती हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल लाहौर में बैठे हुआ जो बंदा है उस फ्रेंचाइज का, नादरा का, उसको जो है वो डाटा चाहिए फैसलाबाद से। अब वो फैसलाबाद की फ्रेंचाइज वालों से कहेगा भी तुम्हारे पास जो डाटा स्टोर्ड है वो मेरे साथ शेयर करो। अब वो तमाम डाटा बेसिस जो उनकी डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई होंगी वो आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अब बल्कि डाटा है फैसलाबाद वालों के पास भी, लाहौर वालों के पास भी। अगर फैसलाबाद से डाटा वहां तक जाना तो नेटवर्क के थ्रू जाना। अब नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अब मल्टीपल
लोकेशन के ऊपर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डाटा माइनिंग के लिए, क्योंकि हमने उसमें से इंसाइटमेंट्स निकालनी है उस बल्कि डाटा में से जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पड़ा है, पहले उसको इंटीग्रेट करना है, एक जगह पर लाना है, तो उसके बाद उसके ऊपर जो है वो टेक्निक सप्लाई करके उसका डाटा जो है वो उसमें से साइंटिफिक इंसाइटमेंट्स जो है वो निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो तीसरा जो प्रॉब्लम हमारे लिए हमारी डाटा माइनिंग को फेस करना पड़ा है वो ये है कि डाटा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है भाई। प्रीवियस जो अगर मैं अपने माजी को देखती हूँ तो माजी के अंदर हमारा जो डाटा होता था वो स्ट्रक्चर्ड होता था और उसमें जो है वो रिलेशन डाटाबेसेस इस्तेमाल करते थे और उस रिलेशन डाटाबेसेस के अंदर जो है वो टेबल्स बना दिए भाई, कॉलम बना दिए भाई और रोज बना दिए और डाटा जो है वो उसमें स्टोर कर दिए जाते थे। लेकिन अब जो है हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, जिनको हम रोजाना की बेसिस पे मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जो वो पोस्ट कर रहे हैं, लाइक फेसबुक के ऊपर मैं पोस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ, ट्वीट कर रही हूँ, ये डिफरेंट तरह के डाटाज हैं, लाइक पीडीएफ फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं, पीपीटी फाइल्स हैं। अब मुझे उनको भी एनालिसिस करना है ना, तो डाटा मेरा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है जिसको मुझे एनालिसिस करना है। ठीक है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम में से है जो कि डाटा माइनिंग को फेस करना पड़ती है। फिर दूसरा परफॉर्मेंस आ गया। परफॉर्मेंस वाली बात वही वाली बात होगी, लाइक मैंने कहा था कि जो हमारा डाटा है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ है और मल्टीपल लोकेशंस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर लोकेशंस, और डिस्ट्रीब्यूटर डाटा की वजह से जो है वो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डाटा माइनिंग के अंदर। वो पहली प्रॉब्लम ये है, लार्ज डाटा सेट्स कपल्ड विद कम्प्लेक्स सर्च एल्गोरिथम्स कैन लीड टू लॉन्ग क्वेरी टाइम्स। लाइक अगर आपने बहुत बड़े डाटा के ऊपर जो है वो कोई क्वेरी लगानी है तो उसके लिए आपको सर्च एल्गोरिथम्स अप्लाई करना पड़ेंगे। तो वो जो सर्च एल्गोरिथम को जितना ज्यादा बल्कि डाटा होगा उतना ज्यादा सर्च एल्गोरिथम जो है वो आपका कम्प्लेक्स होगा, और जितना वो ज्यादा वो आपका सर्च एल्गोरिथम जो है वो कम्प्लेक्स होगा उतनी ही ज्यादा टाइम भी उस क्वेरी को जो है वो लगेगा अपने आप को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि डाटा मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ है। और फिर दूसरी बात, इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम ये आती है कि नेटवर्क के थ्रू चूंकि हमने मल्टीपल लोकेशंस को आपस में कनेक्ट किया होता है, लिहाजा हमारी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो भी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। डाटा माइनिंग करनी है तो आपने मल्टीपल लोकेशन से डाटा उठा कर लाना। अगर डाटा उठाने में ही आपको इतना टाइम लग गया तो फिर डाटा माइनिंग में तो डाटा माइनिंग की भी परफॉर्मेंस जो है वो भी तो इफेक्ट होगी ना। तो इसी तरह से एक और अहम प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इतना बल्कि डाटा भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएं, ग्राफ्स की फॉर्म में कैसे दिखाएं, चार्ट्स की फॉर्म में कैसे दिखाएं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हमारे लिए डाटा माइनिंग को फेस करना पड़ती है। लाइक इतना बल्कि डाटा भी उसको किस तरह से एक जगह के ऊपर कलेक्ट किया जाए, किस तरह से दूसरों के साथ शेयर किया जाए ताकि ऑथराइज पर्सन जो है सिर्फ उसको देख सके, और किस तरह से इस बल्कि डाटा को जो है इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा सिर्फ ऑथराइज पर्सन को उसको देखने की इजाजत हो, कोई भी ऐसा बंदा जो ऑथराइज ना हो उसको डाटा से जो है डाटा को उससे सिक्योर किया जाए। तो ये सारी बातों जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी डाटा माइनिंग को फेस करना पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं जिनको आप यकीनन बुक के अंदर से रीड आउट करेंगे। साथ साथ मैं आपके साथ बुक जो है वो शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने उसमें से जो है इसको साथ साथ रीडिंग भी करना है। ठीक है, अब मैंने मेन पॉइंट्स आपको समझा दिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। Okay, data mining is all about discovering hidden, unsuspected, and previously unknown yet valid relationship amongst the डाटा। अच्छा, जब मैं कहूँ ना डाटा पैटर्न, तो डाटा पैटर्न क्या होता है कि डाटा के दरमियान में वो मतलब डाटा के अंदर से वो डाटा वैल्यूज जो आपस में रिलेट हैं, जिनका आपस में रिलेशनशिप है, उनको एक्सट्रैक्ट करके साथ में साइड पर निकाल लेना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डाटा पैटर्न। उसको डाटा पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं कहूँ डाटा माइनिंग, तो डाटा माइनिंग जो है ये क्या है, बल्कि डाटा में से वो छुपी हुई और ऐसी जो इंफॉर्मेशन को निकाल कर लाना जो शक व शुबहात से बिल्कुल पाक हो। ठीक है ना, और प्रीवियसली अननोन हो, मतलब पहले उसको कभी किसी ने फाइंड आउट ना किया हो। ठीक है ना, उन डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को उसमें से निकाल कर लाना और उस इंफॉर्मेशन के अंदर जितना भी डाटा इन्वॉल्व होगा उनके रिलेशनशिप्स को भी फाइंड आउट करना, ये सारा डाटा माइनिंग की
जो है गेम है, राइट। अच्छा, उसके बाद जरा आगे आ जाते हैं। अब डाटा माइनिंग जो है वो इसके डिफरेंट नाम है। लाइक अगर मैं बात करूं डाटा माइनिंग की, तो डाटा माइनिंग को एक पहला नाम जो दिया जाता है नॉलेज डिस्कवरी इन डाटा। ठीक है, नॉलेज डिस्कवरी इन डाटा मतलब डाटा में से नॉलेज को डिस्कवर करना। अब नॉलेज से मुराद इन्फॉर्मेशन ही लिया जाता है, राइट। नॉलेज एक्सट्रैक्शन का मतलब भी, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब भी सारी बात ये होता है निकाल कर लाना, तो बल्कि डाटा में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके लाना, राइट। इस तरह डाटा डाटा एंड पैटर्न एनालिसिस, पैटर्न मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि पैटर्न जो है वो बेसिकली क्या होता है। अ पैटर्न मीन्स दैट दैट डाटा वैल्यूज फ्रॉम डाटा, मतलब डाटा में से कुछ डाटा वैल्यूज आर कोरिलेटेड, वो आपस में रिलेट कर रही है, ठीक है। दैट दे हैव अ रिलेशनशिप, कि उनका आपस में रिलेशनशिप है, एंड दे आर प्रिडिक्टेबल, और उनको आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये आपस में रिलेट करेंगे। अगर ये ऐसी है तो इसके साथ में ये वाली वैल्यू भी इसके जैसी है, लिहाजा ये आपस में इनका रिलेशनशिप है, ठीक है। व्हेन यू फाइंड अ पैटर्न, जब आपके पास एक पैटर्न होता है, यू कैन हैव अ गुड आइडिया व्हेन और वेयर समथिंग विल हैपन। जब आपके पास एक पैटर्न होता है तो आपके पास ज्यादा अच्छा चांस होता है, ज्यादा चांस होता है कि आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि कब और कैसे और कहाँ कोई वाकया जो है वो रोनुमा होने वाला है, ठीक है। कौन सी चीज जो है वो कहाँ पे वाकया होगी, राइट। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको अगर आपके पास जो है वो प्रीवियस जो है कस्टमर्स हैं, लाइक अगर आप यू फोन की बात कर लेते हो तो यू फोन के पास जो है बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका डाटा वो अपने पास स्टोर करता है। तो यू फोन जो है वो चाहता है कि मेरा जो कस्टमर है मैं उसको रिटेन करूं, मेरा जो कस्टमर है वो कल को मुझे डिसलाइक करके जैज की तरफ ना चला जाए या जोंग की तरफ ना चला जाए। इसी तरह जैज वालों की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने कस्टमर्स को जो है रिटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं बात करूंगी कस्टमर को रिटेन करने की, तो उसके लिए फिर हमें प्रीवियस जो हमारा जो कस्टमर है उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री का डाटा है उसमें से पैटर्न्स निकालना पड़ेंगे। वो जो पैटर्न्स होंगे वो मुझे बताएंगे कि अगर इस तरह का कस्टमर था तो उसने इतने टाइम के बाद जो है वो यूफोन को छोड़ दिया और जैज की तरफ मूव कर गया, किस वजह से कर गया था, वो तमाम बातें भी इसमें देखी जाएंगी। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखती हूँ कि अच्छा उसमें प्रेडिक्शन करने मतलब जिसको हम चर्न प्रेडिक्शन भी कहते हैं, तो चर्न प्रेडिक्शन के लिए बेसिकली जब कस्टमर का डाटा सामने रखा जाता है तो कस्टमर की इन बातों को भी सामने रखा जाएगा। अगर मैं टेली कम्युनिकेशन की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल यूफोन वाले ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरा कस्टमर जो है ये मुझे छोड़कर जैज की तरफ जाएगा तो वो उसका प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो प्रीवियस हिस्ट्री में वो देखेगा कि इस बंदे ने कितने लोगों के साथ अपनी यूफोन की सिम के साथ कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, कॉन्टैक्ट किया, और कितने इसने हमारी पैकेजेस को जो है वो अटेन किया, ठीक है। मतलब इसने कितने पैकेजेस हमारे ऑन किए हैं अपनी सिम के ऊपर, और कितनी देर इसकी जो है सिम ऑन रहती है, कितने टाइमिंग के लिए इसकी सिम बंद रहती है। तो उसके बाद वो एक पैकेज अनाउंस कर देते हैं कि ताकि उनके कस्टमर्स जो है वो रिटेन कर सके वो यूफोन वाले। लाइक वो कह देते हैं कि जी हम आपको जो है इंटरनेट बकेट जो है वो देंगे अगर आपने 50 दिन जो है वो सॉरी अगर आपने 1 महीना या 2 महीने हमारी सिम को ऑन नहीं किया है तो हम आपको 50 रुपए अपनी सिम के अंदर दे देंगे, ठीक है। तो वो एक पैकेज यूजर कहता है भाई यूफोन वाले मुझे 50 रुपए दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 2 महीने के बाद मैं अपनी सिम ऑन कर लूँ। तो इस तरह से उस यूफोन वालों का जो कस्टमर वो रिटेन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब रिटेन करने के लिए उसने एक पैकेज आपको अनाउंस किया। अब जो पैकेज है वो ऐसे ही अनाउंस नहीं हो जाते, उसके लिए यूजर का प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो यूज किया जाता है, तमाम कस्टमर्स का प्रीवियस हिस्ट्री यूज किया जाता है, और वक्त से पहले उनकी प्रोडिक्शन कर दी जाती है कि ये चर्न करने वाला है, ये हमारी कंपनी को छोड़कर जाने वाला है, लिहाजा इसको अच्छे वाला पैकेज दे दो ताकि ये हमें छोड़कर कभी ना जाए, ठीक है। तो फिर उसके प्रीवियस डाटा में से जो है पैटर्न्स निकालना पड़ेंगे, फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग भी एक नाम है हमारे डाटा माइनिंग का। इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कास्ट करना, निकाल कर लाना, ठीक है। डाटा आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है जी, डाटा की डेप्थ में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना ताकि मालूम पड़े कि कहाँ पर जाकर हमारे प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ या कहाँ पे जाके हमें पहले बेनिफिट हुआ था, अब हम उससे भी मजीद आगे जाना चाहते हैं। तो डाटा आर्कियोलॉजी जो है ये भी एक नया नाम है डाटा माइनिंग का। ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाएंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ नाम, तो इससे घबराना नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब डाटा माइनिंग जो है इसमें ये कोई एक डिसिप्लिन नहीं है, मतलब ये एक फील्ड नहीं है, इसका अम्ब्रेला टर्म। बेसिकली जब मैं डाटा माइनिंग की बात करूँ तो डाटा माइनिंग में बहुत सारी डिफरेंट फील्ड जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनमें से मैं 3 का जो है यहाँ पे आपको जल्दी से बता देती हूँ। पहला है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है एआई की एक फील्ड है। इसके अलावा डीप लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है, मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अच्छा, मशीन लर्निंग, अच्छा, मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो है स्टैटिस्टिक भी इन्वॉल्व होती है। अगर मैं ओवरऑल एक व्यू लूँ तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग और ये हमारा डीप लर्निंग सभी आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है डाटाबेस भी इन्वॉल्व होती है, ताकि डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो डाटाबेस की, डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स की, मशीन लर्निंग की जो है या एआई की जो है वो अप्लाई होती हैं, तब जाके डाटा माइनिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें कोई एक डिसिप्लिन नहीं है, ये मल्टीपल डिसिप्लिन से जो है बनकर मिलकर बनता है डाटा माइनिंग की जो फील्ड है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो मशीन लर्निंग में कौन कौन सी जो मजीद जो टेक्निक्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं डाटा माइन करने के लिए। सुपरवाइज लर्निंग और इसके अलावा अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो हम अप्लाई करते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग जो है वो अप्लाई करते हैं अपने डाटा को माइन करने के लिए। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी मेथडोलॉजीज इस्तेमाल होती है, उनमें बहुत सारी हैं, जिनमें से चंद एक के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लाइक अनोवा है, रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अमूमन पढ़ाई जाती हैं स्टैट्स में, तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं डाटा माइनिंग के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो है डाटाबेस की अगर हम बात करें तो डाटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आएगा, हाइव, हडूप, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, डाटा स्ट्रीमिंग, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आप बेसिकली डाटाबेस के अंदर जो है पढ़ते हैं और इनको अप्लाई करते हैं जब हमने डाटा माइनिंग करना होती है, ठीक है ना। तो अभी आप इनको सब माइंड में रखें। अब हम आगे जाके इनको मजीद और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन